नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद के डॉक्टर को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी गई है। डॉक्टर अरविंद वत्स का सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। जी, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरविंद वत्स और उनको सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। इस धमकी में हिंदू संगठनों को छोड़ने को कहा गया है। सिंघानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। धमकी में लिखा है कि कोई भी बचा नहीं पाएगा। ये देखिए, सर तन से जुदा करने की धमकी डॉक्टर अरविंद वत्स को मिली है और हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं डॉक्टर वत्स, गाजियाबाद के हैं और एफआईआर उनकी तहरीर पर दर्ज की गई है। कहा गया है धमकी में कि कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। सिंघानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। व्हाट्सएप कॉल पर धमकी मिली है। डॉक्टर अरविंद वत्स, तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर अरविंद वत्स। पास फोन आता है व्हाट्सएप कॉलिंग, उस पे एक व्हाट्सएप कॉलिंग पे जो डीपी पे लगा हुआ था, वो लगा हुआ था डीपी पे क्या बोलते हैं, नकाब वाला फोटो। मैंने रात को सोचा अब रात को उठाना ठीक नहीं है, तो फिर अगले दिन 2 तारीख को 2 सितंबर को मैंने फ़ोन करा और उसका फ़ोन आया पहले, तो मैंने फिर दोबारा बैक करा, बात करी। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर, आप नहीं बोला तुम डॉक्टर अकेले बोल रहे हो, जबकि मेरा नाम के आगे अकेला है। अकेले बोल रहे हो? तो मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कि बोला कि जहाँ मैंने उसे क्या नाम है, कन्हैया कुमार को और डॉक्टर उमेश को भेजा, वहीं तुझे मैं भेज रहा हूँ। मैंने कहा भाई बात तो बताओ। बोला कि तुम हिंदू संगठन की बहुत बात करते हो, तुम्हारा मोदी, धोती, योगी और यति नरसिंहानंद तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वो डर के मारे खुद वहाँ फील्ड में दुबका पड़ा है। और गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर, ये कहा है। और उन्होंने कहा कि मैं फिर दोबारा कॉल आया उसका, और 21 सेकेंड का कॉल था। 21 सेकेंड बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सारी रैकी कर रहा हूँ, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। बयान आपने सुन लिया डॉक्टर अरविंद वत्स का। बता रहे थे वो कि कैसे उन्हें धमकी दी गई। गाजियाबाद के डॉक्टर हैं डॉक्टर अरविंद वत्स। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि डॉक्टर को फोन कॉल पर, व्हाट्सएप फोन कॉल पर कहा क्या। देखिए आप, कहा गया कि तू डॉक्टर अकेले बोल रहा है, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश को भेजा था, तुझे भी वहां भेज दूंगा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर। ये डॉक्टर अरविंद वत्स ने अपने बयान में बताया, उसी को हम आपको बता रहे हैं टेक्स्ट के जरिए कि ये धमकी व्हाट्सएप कॉल पर दी गई डॉक्टर अरविंद वत्स को। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है सिंघानी गेट थाने में उनकी शिकायत पर। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं और धमकी में बात कही गई कि तुम इन संगठनों से जुड़े हुए हो, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये बात अभी अभी अपने बयान में उन्होंने खुद कही। बाकी जो धमकियां दी गई वो हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। फिर से एक बार पढ़िए। तू डॉक्टर अकेले बोल रहा है, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश को भेजा था, तुझे भी वहां भेज दूंगा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर। ये कहा गया धमकी देकर व्हाट्सएप फोन पर, व्हाट्सएप कॉल पर यह धमकी दी गई डॉक्टर अरविंद वत्स को, जो कि गाजियाबाद के हैं और हिंदू संगठनों से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस के पास जब उन्होंने इस बाबत शिकायत की तो सिंघानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। व्हाट्सएप कॉल पर जो धमकी दी गई, उसका पूरा कंटेंट, क्या धमकी थी, वो हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। फिर से देखिए डॉक्टर अरविंद वत्स क्या कह रहे हैं। मेरे पास फोन आता है व्हाट्सएप कॉलिंग, उस पे एक व्हाट्सएप कॉलिंग पे जो डीपी पे लगा हुआ था, वो लगा हुआ था डीपी पे क्या बोलते हैं, नकाब वाला फोटो। मैंने रात को सोचा अब रात को उठाना ठीक नहीं है, तो फिर अगले दिन 2 तारीख को 2 सितंबर को मैंने फ़ोन करा और उसका फ़ोन आया पहले, तो मैंने फिर दोबारा बैक करा, बात करी। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर, आप नहीं बोला तुम डॉक्टर अकेले बोल रहे हो, जबकि मेरा नाम के आगे अकेला है। अकेले बोल रहे हो? तो मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कि बोला कि जहाँ मैंने
उसे क्या नाम है कन्हैया कुमार को और डॉक्टर उमेश को भेजा, वहीं तुझे मैं भेज रहा हूँ। मैंने कहा भाई बात तो बताओ। बोला कि तुम हिंदू संगठन की बहुत बात करते हो, तुम्हारा मोदी, धोदी, योगी और यति नरसिंहानंद तुम्हें बचा नहीं पाएगा, वो डर के मारे खुद वहाँ बिल में दुबका पड़ा है। और गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर, ये कहा है। और उन्होंने कहा कि मैं फिर दोबारा कॉल आया उसका, और 21 सेकंड का कॉल था। 21 सेकंड बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सारी रैकी कर रहा हूँ, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। सुना आपने डॉक्टर अरविंद वत्स क्या कह रहे हैं। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं इस धमकी के बारे में, और हमारे संवाददाता शक्ति सिंह गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, लाइव कनेक्ट है, उन्हीं के पास चलेंगे। शक्ति, एफआईआर किन धाराओं में दर्ज की गई है इनकी शिकायत पर, एक तो ये बात बताएं। दूसरा, धमकी देने वाले के बारे में क्या डॉक्टर अरविंद वत्स ने कुछ बताया, कोई सूचना दी या कोई जानकारी प्राप्त हुई है? क्या एफआईआर नामजद है, क्या है, विस्तार से बताएं। ये देखिए, अगर एफआईआर की बात करें तो एफआईआर इसमें अज्ञात में है, क्योंकि जो कॉल आई है वो बाहर से आई है और यूएस का नंबर बताया जा रहा है कि बाहर से व्हाट्सएप कॉल पे आई है। इनके पास कॉल 3 बार आई टोटल। 2 बार जब कॉल आई तो 2 बार इन्होंने नहीं उठाया, जो कि 2 से 3 दिन पहले आई थी। लेकिन फिर परसों रात में इनके पास एक कॉल आती है, और जब ये उठाते हैं तो उठाते ही छुट्टे ही कहते हैं कि तू बहुत बड़ा हिंदूवादी संगठन का नेता बन रहा है और तुझे जान से मार दिया जाएगा। जिस तरीके से कन्हैया कुमार की हत्या की गई थी। तो वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला की, तो अरविंद वत्स अकेला जो हिंदूवादी संगठन है उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ाव रहता है। जो यति नरसिंहानंद है उनके साथ जो इनका जुड़ाव रहता है, क्योंकि यति नरसिंहानंद सरस्वती जो हैं वो अपने भड़काऊ भाषण के चलते काफ़ी नाम भी कमा चुके हैं। तो हिंदूवादी संगठन के साथ, यानी कि संगठन के साथ जिस तरह की इनकी सक्रियता रहती है, उसको देखते हुए ही ये पूरी धमकी का मामला सामने आ रहा है। वहीं कल एसएसपी के पास जनसुनवाई में किन हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरविंद वत्स? ये बताइए शक्ति, किन संगठनों से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं, और ये जो यूएस से कॉल आया है इसके बारे में कुछ बता रहे हैं? दास्ता देवी मंदिर के दास्ता देवी मंदिर के जो महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये उनके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं एक हिंदूवादी संगठन मंच के नाम से है, जो कि बिहार, यानी कि जो बिहार में भी सक्रिय है, उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कई ऐसे संगठन हैं जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं। कल एसएसपी के पास पहुंचे और एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से इसमें एफआईआर के लिए बोल दिया, और एफआईआर जिन धाराओं में हुई आईटी एक्ट और धमकी भरी धाराओं में इसमें एफआईआर मामला पंजीकृत कर लिया है। वहीं अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि जो धमकी मिली वह धमकी साफ तौर पे ये थी, सर तन से जुदा। यानी कि आप अगर हिंदूवादी संगठन के साथ जुड़े हुए हो तो आपका सीधा सीधा आप पे आजकल एक ही टारगेट है कि सर तन से जुदा। आपने कहीं भी किसी भी हिंदूवादी संगठन के साथ सक्रिय होने की अगर गुस्ताखी की है तो सर तन से जुदा। तो आजकल ये जो मामले हैं ये काफ़ी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही पुलिस कप्तान को इस बात के बारे में पता चलता है तो तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले में एफआईआर पंजीकृत करा दी गई है। और जो पुलिस की तरफ से ये भी कहना है कि जल्द से जल्द इस कॉल करने वाले का भी पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ये सारी कॉल की जा रही हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से कुछ कॉलें ऐसी भी होती हैं जो अपने देश से ही रहकर की जा सकती है, बाहर से बनकर। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के जो मामले हैं वो काफ़ी सारे सामने आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर अरविंद वत्स को हालांकि सुरक्षा दृष्टि से सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। अगर कुछ और भी इसमें निकलता है, कुछ और इसमें सामने आता है, तो फिलहाल पुलिस ने इसमें जांच तेज कर दी है और जल्द से जल्द पुलिस उन जो कॉल करने वाले जो लोग हैं और जो ये कह रहे हैं कि सर तन से जुदा, तो वो सर तन से जुदा करने वाले कौन लोग हैं, उन सभी के क्या शक्ति इससे पहले भी हिंदू संगठनों से जुड़ते हुए और काम करते हुए कभी डॉक्टर अरविंद वत्स ने इस तरह का कुछ महसूस किया, या कभी इससे पहले उन्हें इस तरह की कोई धमकी या इस जैसी कोई चीज कही गई, बताई गई, किसी ने ऐसा कुछ एक्सप्रेस किया हो? शक्ति, ये देखिए, अगर डॉक्टर अरविंद वत्स की बात करें तो शायद पहले
इन्हें इस तरह की कोई धमकी नहीं मिली। हालांकि इसी धमकी में, क्योंकि पहले अगर धमकी मिलती थी तो शायद लोग उस समय इग्नोर भी कर दिया करते थे, क्योंकि अगर धमकी मिलती थी तो शायद सर तन से जुदा वाली बात सामने नहीं आती थी। जिस तरीके से राजस्थान में मौत हुई या बात करें और राज्य में हत्या की गई, तो लेकिन अब जब से ये हत्याएं हुई हैं उसके बाद जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें काफी डर और डर स्वाभाविक है इस तरह की धमकियां अगर मिलेंगी फोन कॉल पे और व्हाट्सएप कॉल पे और इस तरह की बात कही जाएगी तो लोगों के मन में डर पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अशक्ति और जिन्होंने धमकी दी उनका मकसद भी संभवतः यही रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शक्ति। इस खबर पर आप नजर बना के रखें और पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेट करेगी, जो सामने आएगा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, जो भी चीजें निकल कर सामने आएंगी एबीपी गंगा आप तक जरूर पहुंचाएगा। बहुत धन्यवाद शक्ति। आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की लखनऊ में बैठक होगी। प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी भी मौजूद रहेंगे। सेवा पखवाड़ा के साथ साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने वाले जो सेवा पखवाड़ा है उसके साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और धर्मपाल सैनी जो कि संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा आहूत पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बड़ी बैठक। सीधा आपको बीजेपी कार्यालय लिए चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुभव, कब से ये बैठक शुरू होगी और ये जो 3 बड़े नेता हैं जिनका नाम अभी मैंने दर्शकों को बताया, इसके अलावा इस बैठक में कौन मौजूद होंगे? देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा सुबह से अपने दर्शकों को बता रहा है कि ये जो बैठक है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने आज पहली बार, अगर हम कहें कि उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है, क्योंकि प्रदेश मंत्री हो, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, प्रदेश महामंत्री हो, संगठन के ये लोग कहीं ना कहीं उनके टीम के लोग हैं और उनके साथ ये पहली बड़ी बैठक हो रही है। अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी, ये तीनों लोग ऊपर, ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर एक हॉल है और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। केंद्रीय नेतृत्व के कुछ लोग हैं, उनके साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, क्योंकि सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होनी 17 तारीख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, तो उसको लेकर कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। 3 लोग उसमें मौजूद हैं। लेकिन आपने पूछा कि उसके बाद कौन कौन से लोग हैं जो इस बैठक में आए हैं, और हम सुबह से ही बता रहे दर्शकों को कि देखिए, सरकार के जो मंत्री हैं, जो संगठन में पदाधिकारी है, वो भी आएंगे। तो 2 मंत्री उनमें से आ गए हैं, नरेंद्र कश्यप आ गए हैं, AK शर्मा आ गए हैं, क्योंकि एक प्रदेश उपाध्यक्ष है और एक पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो दोनों लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा 46 कुल प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिसमें प्रदेश महामंत्री 6 हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश मंत्री, वो सभी लोग पहुंच रहे हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है वो भी पहुंचे हैं। हमें मोहित बेनीवाल नजर आए, हमें महेश चंद्र श्रीवास्तव नजर आए, रजनीकांत माहेश्वरी जो हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे। और इसके अलावा कुछ और जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक, देखिए सत्या कुमार भी जा रहे हैं, ये भी प्रभारी रहे हैं, और सुनील भाई ओझा भी हमें नजर आए, वो भी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, काशी क्षेत्र की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की रहती है, तो वो भी पहुंचे हैं बैठक में। और हमने उनसे पूछा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है, तो कह रहे थे कि सेवा पखवाड़ा को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। लेकिन चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी पहली बार जो प्रदेश पदाधिकारी उनके साथ बैठक कर रहे हैं, जितने मोर्चे हैं सभी मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है। नरेंद्र कश्यप सरकार में भी मंत्री हैं और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। बासित अली भी हमें नजर आए। इसके अलावा महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सदस्य हैं गीता शाक्य, वो भी यहाँ पहुँच गई हैं। तो अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है उसके बाद ये प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और महत्वपूर्ण है, इसलिए राजेंद्र की नगर निकाय के चुनाव सबसे बड़ी चुनौती अभी फिलहाल दोनों जो नए हम कहें कि बीजेपी के टीम के लीडर हैं, उन दोनों लोगों के सामने चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो 2 बड़े नेता हैं संगठन के, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नगर निगम के चुनाव हैं। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका अनुभव, आप नजर बना के रखें वहां जो भी कुछ हो रहा है। शामली में भारतीय किसान यूनियन का बड़ा चक्का जाम होने वाला है। कुछ ही देर में किसान पानीपत खटीमा हाईवे जाम करने वाले हैं और इसके साथ साथ महापंचायत में राकेश टिकैत बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। किसानों के चक्का जाम को लेकर मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तस्वीरें देख लीजिए आप, किसानों का चक्का जाम होने वाला है राकेश टिकैत की मौजूदगी में महापंचायत गन्ना भुगतान को लेकर। शामली जिले में 550 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाये गन्ना भुगतान, भूमि अधिग्रहण में दिए जा रहे मुआवजे और बिजली सहित
कई समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन बड़ा चक्का जाम करने जा रहा है। जिला अध्यक्ष कपिल जी, उनसे बात कर लेते हैं। कपिल जी, ये बताइए कितनी देर के लिए चक्का जाम करने जा रहे हैं आप लोग? ये चक्का जाम जो है 7 घंटे का रहेगा और बस अभी किसान आने शुरू हो गए और ट्रैक्टरों के साथ अपने काफिलों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा, आगे क्या क्या है आप लोग? मांगे बकाया गन्ना भुगतान और यहाँ भूमि अधिग्रहण का बड़ा मुद्दा है। अब मैंने आपसे पहले बताया था कि फ्लैट मुआवजा दे रहे, जो उसमें सुविधाएं हैं, जो उसमें जो है त्रिभुज का जिसका खेत बचता है उसमें 1.5 गुना दिया जाता है, तो वो नहीं दिया जा रहा। और जो पुनर्वास है वो नहीं दिया जा रहा भूमि अधिग्रहण में 5 लाख रुपए। तो ये बात तो को लेकर यहाँ पर विरोध है। और बिजली का भी यहाँ बड़ा इशू बन रहा है अभी कि बिजली का एक जेई जो है वो एक किसान पे या उस पर 10 लाख तक जुर्माना कर सके है। तो इतनी बड़ी पावर अगर आप किसी भी अधिकारी को दोगे तो नुकसान तो होगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि कई दौर की वार्ता चली, पहले दौर की हुई, दूसरे दौर की, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, बात कहाँ आके रुक जाती है? क्यों नहीं बात बन पाई? हमारे 561 करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गन्ना एक्ट में भी है कि 14वें दिन गन्ना भुगतान करा जा, पर क्यों नहीं करा जा रहा? भाई 1 साल हो गया लगभग गन्ना गिरे को, तो अब तक भुगतान नहीं हो। तो कहाँ का, किसका फेलियर? सरकार का फेलियर है भाई। ये कारपोरेट घराने जो है किसानों का ब्याज, किसानों के पैसे से ब्याज को मारे। लगभग हमारे जिले का जो औसत लगा हुआ है वो 80 से 90 करोड़ रुपए का ब्याज बैठता है तीनों शुगर मिल का। वो जो है कारपोरेट घरानों को फायदा होता है तो किसान उसमें पिसता है। तो सरकार नहीं सोच रही। सरकार, ये जो सरकार है कारपोरेट घरानों की सरकार है, तो उसी के विरोध में ये लड़ाई है। आज राकेश टिकैत जी भी यहाँ पर आ रहे हैं सुनने। कोई बड़ी महापंचायत है, कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं आज किसान? हाँ, बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इस आंदोलन का विस्तार हो सकता है, पूरे प्रदेश में इसका विस्तार हो सकता है, उसकी घोषणा हो सकती है आगे। भाई कब उसमें जो है पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होंगे, तो यहीं से वो रणनीति तैयार होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, शामली। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। लापता एसडीएम अनिल कुमार चनियाल के बारे में जानकारी मिली है। जिले के अधिकारियों से एसडीएम की बात हुई है, ये सूत्रों के हवाले से अपडेट है हमारे पास। स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज के लिए गए हैं एसडीएम, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। और सूत्र हमारे बता रहे हैं कि तत्काल जाने के कारण सूचना वो नहीं दे पाए, सूचित नहीं कर पाए लोगों को। कहां है और क्या तकलीफ है, कैमरे पर बोलने से अधिकारी बच रहे हैं। लापता एसडीएम अनिल कुमार चनियाल के बारे में जानकारी मिली है, अधिकारियों से उनकी बात हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास। हमारे चंपावत संवाददाता अनुज जिस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अनुज, आपके पास क्या मालूमात हैं? मैं चाहूंगा कि जो ये हमारे शनिवार से लापता चल रहे थे एसडीएम चंपावत सदर अनिल चनियाल, उनके बारे में ये सूचना मिलकर आ रही है, सूत्रों से निकल के आ रही है कि उनकी बात जिले के आला अधिकारियों से हो चुकी है। उनका फोन जो स्विच ऑफ आ रहा था लगातार, उस पर बात हुई है और उन्होंने अपनी लोकेशन और अपनी स्थिति जिले के आला अधिकारियों के सामने साफ करने की कोशिश की है। और उन्होंने बताया है कि वो स्वास्थ्य अचानक उनका खराब हो गया था और इसका इलाज उनका बाहर से चल रहा है और इसलिए उन्हें अचानक बाहर निकलना पड़ा। और इसमें भी आला अधिकारी को ही ये मीडिया को अभी पूरी तरह से बताने पे नहीं आए हैं कि किस जगह पे हैं इस टाइम एसडीएम अनिल चनियाल और उन्हें क्या तकलीफ हुई थी। हम मीडिया इंतजार में है, जरूर जल्दी ही पता चलेगा और हमारी नजर बनी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुज। तो जिले के अधिकारियों से एसडीएम की बात हुई है, नजर हमारे संवाददाता इस सारे घटनाक्रम पर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज के लिए गए हैं एसडीएम, ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन अधिकारी बहुत साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं कैमरे पर। कहां हैं, क्या तकलीफ है एसडीएम को, क्यों वो गए हैं, क्यों बिना सूचित किए गए, बहुत साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने और इलाज के लिए कहीं जाने के बारे में जानकारी प्राप्त है। और इसी बड़ी अपडेट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।